जोहार मास्टर साहब। जोहार जोहार जोहार। का हाल चाल है भाई? बहुत अच्छा है मास्टर साहब, बस चला थे अपने खेती बाड़ी सब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा टेमन? सब ठीक है मास्टर साहब, आपका रहते कुछ हो सकता है। भाई देखो, हमारी बात नहीं है, हमारा जो कार्यक्रम है कृषि दर्शन जी। हम जानते हैं कि इसके रहते हुए हमारे सभी किसान भाइयों का भला होने वाला है। तो किसान भाइयों, आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। और परतु हम आज सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, बिना देर करते हुए सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नोटिफाइड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन योजना द्वारा हो रही अनाजों के उत्पादन में वृद्धि। किसानों से सीधे धान खरीदेगी सरकार, जिसके लिए 1000 धान क्रय केंद्र खोलने का निर्णय। गर्मा मूंग की खेती के लिए उपयुक्त है मूंग की SML किस्म। बढ़ती जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए जरूरी है कि अनाजों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो। हाइब्रिड बीजों के द्वारा बहुत हद तक अनाजों के उपज में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए सरकार नोटिफाइड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नामक योजना भी चला रही है। राज्यों को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनाजों के उत्पादन में वृद्धि जरूरी है। इसके लिए हाइब्रिड बीजों द्वारा खेती कारगर उपाय साबित हुआ है। हाइब्रिड बीज किसानों को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार नोटिफाइड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन योजना चला रही है। कृषक हाइब्रिड बीज द्वारा खेती कर प्रति एकड़ कम से कम 55 क्विंटल अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना द्वारा अनाजों के उत्पादन तो बढ़ेंगे ही, साथ ही कृषक भी लाभान्वित होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने किसानों से सीधे 5 लाख MT धान खरीद का लक्ष्य रखा है। धान खरीद के लिए पूरे राज्य में 1000 धान क्रय केंद्र खोले जाने हैं। सरकार के इस कदम से राज्य के किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। राज्य के कृषक ज्यादा से ज्यादा धान उपजा सकें और उत्पादित धान की उन्हें पूरी कीमत प्राप्त हो, इसके लिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों से सीधे धान खरीदेगी। धान की खरीदगी के लिए राज्य भर में 1000 धान क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 809 धान क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं। कृषकों के लिए वर्तमान समय है गर्मा फसलों को लगाने का। इस समय किसान गर्मा मूंग की SML 6687 नामक किस्म की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मूंग गर्मी में बुआई के लिए भी उपयुक्त होती है। मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक गर्मा मूंग की बुआई की जा सकती है। गर्मा मूंग की बुआई के लिए SML 668 नामक मूंग की प्रभेद उत्तम मानी जाती है। यह किस्म रोग अवरोधी होने के साथ ही अच्छी उपज भी प्रदान करती है। प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए लगभग 30 किलोग्राम बीज उपयुक्त होती है। कृषक मूंग की SML 668 किस्म लगाकर 12 से 15 क्विंटल मूंग प्राप्त कर सकते हैं। ठंड के प्रभाव से सूकर के छौनों में कई तरह के रोगों के लगने की आशंका रहती है, इसलिए जाड़े के मौसम में इनकी विशेष देखभाल आवश्यक होती है। जाड़े में सूकर के छौनों को कैसे स्वस्थ रखें, आइए जानते हैं इसकी तकनीक। जाड़े में ठंड के दुष्प्रभाव से सूकर के छौने बीमार हो सकते हैं। इस समय छौनों में कृमि रोग, चमड़े ढीले पड़ जाना, आंखों से गंदगी आना इत्यादि समस्याएं प्रमुख रूप से होती है। ठंड के प्रभाव से सूकर के छौनों को बचाने के लिए उन्हें जाड़े को ध्यान में रखते हुए समयानुसार सूकर घर से निकालना और डालना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाने में नमक की मात्रा देना अच्छा होता है। यदि कृमि के प्रकोप के लक्षण दिखे तो अल्बेंडाजोल या फेबेंडाजोल नामक दवा छौनों को देना उचित होता है। आपने देखा होगा सूकर के बच्चे जो हैं, मतलब आँख से किच्ची आती है, चमड़ी ढीली हो जाती है, लटकने लगती है और कृमि का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए आपको अत्यावश्यक है कि उसको कृमि की जब कोई अल्बेंडाजोल या फेबेंडाजोल कोई भी दवा दें।
कृषि उपकरण कृषि कार्य को आसान बनाने में कृषकों की मदद करता है। ऐसा ही एक उपकरण है व्हील हो। व्हील हो फसलों में निकाई गुड़ाई कार्य को बहुत ही सहूलियत प्रदान करता है। निकाई किसी भी फसल के लिए जरूरी कृषि कार्य है। इस कार्य को हाथों से करने पर कृषकों का समय और श्रम दोनों अधिक खर्च होता है। व्हील हो नामक इस उपकरण के इस्तेमाल से निकाई कार्य तेजी से और कम मेहनत में होता है। व्हील हो द्वारा एक दिन में 20 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचारों में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही सफल व्यक्तित्व के धनी प्रेरणा स्रोत किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। विरासत में मिली खेती बाड़ी और साथ मिली खेती बाड़ी करने के तौर तरीके। इनका मानना है कि पौराणिक तरीकों से कृषि में मेहनत ज्यादा और उत्पादन कम होता था, परंतु आज की स्थिति पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छी है। आधुनिक विधियों के साथ उन्नत बीजों की उपलब्धता है, जिनके उपयोग से आज उतनी ही मेहनत में ज्यादा उपज प्राप्त कर रहे हैं। मैं बीकॉम तक पढ़ा हूँ और बैंक में पहले सर्विस करता था। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के खेतीबाड़ी में आ गया। मैं अभी धान का खेती श्रीविधि से करीब 3 एकड़ में करता हूँ और बाकी पुराने रीति रिवाज से भी करता हूँ। और धान के सिवाय रबी का चाष करता हूँ। रबी में सब्जी का जैसे गोभी है, पालक है, बैगन है, टमाटर, ये सब का चाष करता हूँ और सरसों का भी खेती करता हूँ। उसके अलावा अभी मेरा 3 तालाब है जिसमें मछली का पालन भी करता हूँ और बकरी पालन और साथ में मुर्गी पालन भी है। मेरे 2 बच्चे हैं जो दोनों कॉलेज में ही हैं, एक टाडा कॉलेज में है, एक नॉमनी कॉलेज में है, दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। और मेरा जो भी इनकम होता है अभी इससे बहुत अच्छा होता है। धान की खेती से तो बढ़िया ही होता है, सब्जी में अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इसके साथ से चलते हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं ठीक ही है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज सब्जी मंडियों में पूर्व सप्ताह की भांति तेजी का रुख रहा। प्याज अपने बढ़े हुए मूल्य पर बिके, अन्य हरी सब्जियों में भी आंशिक तेजी देखी गई। इसके साथ ही किराना मंडियां पिछले सप्ताह के भावों पर टिकी रहीं। अनाजों के वर्तमान भाव पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से लेकर 2300 रुपए, दाल मसूर 4350 रुपए से लेकर 4600 रुपए, वहीं चीनी 3650 रुपए से लेकर 3750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 24.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम के बाद फिर से इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो भाई टेमन, आज किनसे मुलाकात करवा रहे थे तुम? उनका नाम है मास्टर साहब आनंद साहू। हाँ, तो किसान भाइयों, आप जानते हैं कि कृषि दर्शन में हम आपसे समय समय पर सफल किसानों से मुलाकात करवाते हैं और ऐसे ही एक सफल किसान है आनंद साहू, जिनसे मिलिए। दर्शकों, कृषि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हैं रांची जिला के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत पुरियो गांव में। यहाँ बातचीत करेंगे एक सफल एवं प्रगतिशील किसान आनंद साहू जी से। तो आनंद साहू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार। आनंद साहू जी, आपके खेत में लहलहाती फसल को देख के ये लगता है कि आप जो खेती की तकनीक जो अपनाते हैं वो एक वैज्ञानिक और एक अच्छे तरीके अपनाते हैं। तो ये खेती बाड़ी करने की तरीका आप कैसे और कहाँ से सीखे? जी, मैं बचपना में मेरे पिताजी लोग भी खेती बाड़ी ही करते थे और मैं बचपना में जब पिताजी लोग खेती बाड़ी करते थे पुराना डिज़ाइन से करते थे, माने जो पहले करते थे पुराना डिज़ाइन से करते थे। हम पिताजी लोग स्कूल भेजे, खेलते जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे। स्कूल से आकर के पार्ट टाइम में जो पिताजी लोग कर रहे थे पहले पुराना डिज़ाइन से, जो आधुनिक उस समय नहीं था, उस डिज़ाइन से खेती कर रहे थे। देखते देखते हमने पढ़ाई भी की है। पढ़ाई करने के बाद अभी मैं ग्रेजुएट किया हूँ। ग्रेजुएट करने के बाद कुछ अपना उधर पढ़ाई लिखाई भी देखा और इधर खेती का जो हुआ, अभी तकनीकी के हिसाब से वैज्ञानिक तकनीकी के हिसाब से खेत का उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद में मिट्टी का चुनाव करते हैं कि किस मिट्टी में चुनाव होने के बाद में हमको किस खेती लगाना है, कौन सा खेती लगाने से पहले कैसे मिलता है। सबसे पहले मैं बरसाती खेती भी करता हूँ, बाद में पिछाती खेती भी करता हूँ, बीच में भी करता हूँ। आलू हुआ, मटर हुआ, मूंगफली हुआ, शकरकंद हुआ और एक कंदा जिसको बोलते हैं नीचे बैठाते हैं, वो भी खेती करता हूँ मैं। और आनंद जी, आप जैसे खेती के बारे में बता रहे थे, आलू जैसे आप बोले आलू, जी जी, जैसे तो आलू में भी बरसाती आलू होती है। तो बरसाती आलू खेती के लिए आप मिट्टी की चयन, उसके अलावे मिट्टी के अलावे कैसे जगह में उसका खेती करना चाहिए, सो क्या तकनीक अपनाते हैं, क्या क्या खाद बीज देते हैं, जो बीमारी लगती है उसको उपचार कैसे करते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। ठीक है। देखिए, आलू हम लोग डालते हैं अगेती आलू, बरसाती आलू जिसको बोलते हैं। वो एक क्वालिटी होता है 2236, जिसको चरका आलू हम लोग बोलते हैं। वो 2236 आलू होता है। उसको हम लोग ऊंचा टाड़ में, माने पानी वहाँ नहीं डलता है, जैसे कि ऊंचा टाड़ में डालते हैं, मट्टी को देखते हैं। जैसे पानी बरसात हो गई, बरसात होने के बाद 1 घंटे के बाद वो पानी सब वो समथिन नीचे गिर जाते हैं। वैसा जगह में हम लोग वो आलू डालते हैं। सबसे पहले वो आलू डालते हैं, उसमें जोताई अच्छी से करते हैं, जिंक वगैरह देते हैं। जिंक देने के बाद DAP, यूरिया सब मिला करके जो रोपते हैं, मट्टी चढ़ाते हैं, उस समय यूरिया देते हैं। और यूरिया देने के बाद में उसमें जैसे एक बार इंडोफिल M45 का छिड़काव करते हैं। और वो आलू हमको भादों में से मन निकाल देते हैं। लास्ट भादों में आलू निकल जाता है, जिससे हमको उससे अच्छा प्रॉफिट होता है। ये तो आलू की खेती हुई। इसके अलावे आपका खेत में देखते हैं मटर की खेती। तो मटर की खेती भी आप आगाद भी करते हैं कि या उसका क्या क्या तकनीक अप्लाई करते हैं ताकि आपको अच्छी कीमत मिलती है, पैदावार अधिक होती है? मैं मटर का खेती आगाद भी करता हूं और अभी फिलहाल भी लगा। मटर एक हमारा ख़त्म हो गया है, जिसको मैं 50 रुपये kg से बेचना शुरू किया हूं। उसका आप कब लगाया? उसको मैं अक्टूबर, माने बरसा ये भादो जैसे ख़त्म होता है ना, आसीन में, आसीन जैसे चढ़ता है, मैं पहले आसीन चढ़ता हूँ और मैंने डाल देते हैं। वो डालते हैं, डालने के बाद उसको अभी मिट्टी एक प्रकार का हम चुनाव कर लेते हैं। जहाँ मिट्टी का चुनाव करते हैं, नमी माने अच्छा होना चाहिए, पानी करना चाहिए और उसे सिंचाई का सुविधा होना चाहिए। उस हिसाब से मैं पहले उसको डाल देता हूँ। डालने के बाद वो मटर खाने के बाद में जैसे मैंने आलू होता है, उसको मिट्टी जब चढ़ाते हैं, यूरिया देते हैं। यूरिया देने के बाद में उसमें हल्का दवा जैसे विटामिन वगैरह, जैसे बायोजाइम हुआ वगैरह को डालते हैं और अच्छे से हमको बेनिफिट हो जाता है। वो लगभग कब तक आप निकालते हैं? वो हमको माने छठ पूजा से पहले से माने मिनिमम छठ पूजा में तेज कर देते हैं। माने छठ पूजा में हल्का फुल्का निकलता है, लेकिन छठ के थोड़ा सा माने 2-4 दिन बाद में तेज रफ्तार हो जाता है। उस समय कीमत हमने इस बार उसको 50 रुपये से बेचना शुरू किया हूँ। और जी हाँ, और वो अब ख़त्म हो चुका है। अब ये देख रहे हैं, ये अभी किस बाद में लगाया हूँ।
अच्छा, ये आनंद जी आपका देख रहे हो तो बरसाती मटर हो गई जिसको आगात आप खेती करते हैं, उसके अलावा अभी जो मटर जो लगाए हुए हैं इसमें मटर के साथ में आप सरसों का भी खेती देख रहे हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट है? इस मटर की खेती के लिए आप क्या क्या तकनीक अपनाई करते हैं, क्या क्या उपचार करते हैं बीमारी में? जी, ये मिट्टी का उपचार तो पहले मैं करता हूँ, वो कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में है उसके अंतर्गत देता हूँ, जो होता है चुनाव उसके आधार पे मैं डालता हूँ। और डालने के बाद ये सरसों जो देख रहे हैं, ये सरसों में हमको 2 फायदे होते हैं। अभी मान लो जो खाद जो हम डालते हैं उसका पूंजी इसमें निकल जाता है, अपना घर खाने के लिए जो भी में होता है वो भी हो जाता है। और अभी की जो मटर है अगेती जो लगाते हैं उस मटर से थोड़ा सा इसमें अभी ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा भाव कम मिलता है, फिर भी बेनिफिट अच्छा होता है। आनंद जी, आप जो तकनीक जो अप्लाई करते हैं जो खेती बाड़ी करने के लिए, वो कहीं पर सीखते हैं या यहीं अपना परंपरागत तरीके से करते हैं, सीख के या देख के आते हैं? जी, मैं तो खुद पढ़ा हूँ और पढ़ने के बाद अपना घर में टीवी वगैरह देखता हूँ पहले, और कुछ कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ एक गांव में समूह भी चलता है जिसके अंतर्गत मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके अंतर्गत जैसे पलांडू हुआ वगैरह जाते हैं कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद कुछ हम लोग को शिक्षण मिलती है, उसके आधार में भी खेती करता हूँ। जैसे कि खीरा की खेती होता है बरसाती में, उसमें खेती जब करते हैं तो उसमें पुआल ढक देते हैं। ढकने के माने ये होता है कि उसमें चित्ती नहीं लगता है, जिसके चलते पुआल ढकते हैं, कोई लकड़ी उकड़ी दे देते हैं, उससे मेरा खीरा सही पैदावार होती है, उससे भी अच्छा बेनिफिट मिलता है हमको। और अदरक का जहाँ तक खेती होती है, अदरक जैसे बरसात पानी गिरने से पहले उसको डाल देते हैं, पुआल या पत्तल उसको दे देते हैं ताकि उसमें खरपतवार नहीं होता है, जिसमें हमको दवा का छिड़काव उसमें नहीं करना पड़ता है। मिट्टी फुलकार रहता है, जिसमें आदि जो कंद नीचे होता है बैठने के लिए उसका अच्छा तरीका मिलता है। जैसे अदरक तो आप बताएं, लेकिन आप शकरकंद का भी खेती करते हैं, तो शकरकंद की खेती आप कैसे करते हैं? आगात करते हैं या पीछा जाके आपको अधिक कीमत कब मिलती है उसकी? शकरकंद की खेती पिछात नहीं कर पाते हैं, वो तो आगे होती है, और उसको हम लोग छठ पूजा से शुरू कर देते हैं। छठ पूजा में निकालते हैं, माने पूजा जो होता है छठ पूजा, दीपावली वगैरह में उसका थोड़ा रेट हम लोग को अच्छा मिलता है, जिसके चलते उसको आगे कर देते हैं। और उसको लगाने का तरीका जिसे लगा लेते हैं, उसमें ना ही उसमें ज़्यादा ये खरपतवार होती है, ना उसमें ज़्यादा दवा का छिड़काव करना पड़ता है, और वो शकरकंद का जो खेत है वो बहुत ही अच्छा हमको माने ये बेनिफिट उसमें मिलता है। आप आज के जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी से भटक रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बेरोजगार है, और जो बेरोजगार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा मेहनत करें, अभी का युग में, अभी आधुनिक युग में, तो थोड़ा सा मेहनत करें तो उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा और वो बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। आज आनंद साहू जी वैज्ञानिक और अत्याधुनिक तकनीक अपना के फसलों का चयन कर और खेती करने की तकनीक अपना कर अच्छी पैदावार ले रहे हैं, कीमत भी अच्छे पा रहे हैं। तो आइए इनकी बताए तकनीक को अपनाएं और खेतीबाड़ी करें, इससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो आनंद जी इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम स्थित जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गर्मा सब्जियों में कीट प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय कुमार साथी। आइए इनका स्वागत करते हैं। संजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गर्मा में जो सब्जियां लगती हैं इनमें कीट प्रबंधन किस तरह से किया जाए। गर्मा में देखिए, ऐसे तो सब्जी बहुत सारे लगते हैं, जैसे लगाए जाते हैं। जैसे बैगन है, अभी बैगन है, आपका फूल गोभी है, आपका टमाटर है, भिंडी है, कद्दू वर्गीय सब्जी है, जैसे कद्दू है, कोहड़ा है,
आपका नेनुआ है, ये सब बहुत सारे सब्जी लगते हैं, लेकिन सब के कीट अलग अलग लगते हैं। तो इसके लिए आप जैसे बैगन है, तो बैगन में मुख्य रूप से आपका तना एवं फल छेदक कीड़ा का प्रकोप होता है, और तना एवं फल छेदक कीड़ा का प्रकोप होने के बाद फिर उस पर दवा दीजिएगा तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों को इसमें ध्यान देना है कि जब बैगन का पौधा का रोपाई कर देते हैं खेत में, उसके ठीक 25 दिन बाद से आप फ्यूराडन करके एक दवा आता है, उसका 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति पौधा वो जड़ के सामने डालें, और ऐसा 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार करना चाहिए। तो इससे जो है आपका फल और तना और फल छेदक कीड़ा का प्रकोप होता है वो बाद में नहीं होता है। और बाद में जब हो जाएगा उस समय प्राय किसान भाई इसका छिड़काव करते हैं। उस समय करने के बजाय ये ऐसे करना चाहिए, जो 25 दिन का पौधा लग जाए उसके बाद से छिड़काव करना चाहिए, ये डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में बताया कि गर्मा में भिंडी लगती है, बैगन लगती है और लौकी भी लगती है, तो इन सब में अलग अलग कीट प्रबंधन किस तरह से करें, इसके बारे में विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसे लौकी है, लौकी में आपका लाल पंपकिन बीटल लगता है, और ये पंपकिन बीटल जो है आपका उसका बोर्ड शरीर जो है लाल रहता है, उसके ऊपर में काला काला धब्बा रहता है, जिसको रेड पंपकिन बीटल बोलते हैं। और ये कीड़ा जो है आपका जब कद्दू लग जाता है खेत में, आपका 20 से 25 दिन का 2-3 पत्ता हो जाता है, ठीक उसका आक्रमण शुरू हो जाता है। तो ये जब आ जाएगा तो आपका पत्ती को खाना शुरू कर देगा, और पत्ती खाना शुरू कर देगा तो इसका बढ़वार जो पौधे की वृद्धि है वो रुक जाती है। तो इसलिए इसमें किसान भाई को ध्यान देना चाहिए, जब कीड़ा का आक्रमण हो जाए तो इसमें आपका एक कार्बारिल करके दवा आता है, जिसका 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 छिड़काव करें, तो इससे आपका इस कीट का नियंत्रण होता है। और इसमें ऐसे किसान भाई राख और मिट्टी तेल को भी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, वो सुबह में जब शीत रहता है तब, और उसके बाद इस दवा का छिड़काव करें तो एकदम पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया लौकी के बारे में, अब बात आती है भिंडी की। तो भिंडी में क्या कुछ विशेष प्रकार के कीड़े लगते हैं और इनका रोकथाम कैसे करें? भिंडी में मुख्य रूप से आपका फल छेदक कीड़ा का प्रकोप होता है, और भिंडी में एक चीज़ है, जब फल छेदक कीड़ा लग जाता है और उस समय रासायनिक दवा का छिड़काव करने के लिए करते हैं, तो इससे क्या होता है, उसका जो विषैलापन है वो भिंडी के फल में ही रह जाते हैं। अब भिंडी के फल में ही रह जाते हैं, जिसको खाने का प्रयोग में लाया जाता है, तो वो विषैलापन शरीर में चल जाता है, तो इससे बहुत ही हानि होता है। तो इसलिए किसान भाइयों को करना चाहिए। और इसमें भिंडी में एक चीज़ होता है, 2 दिन में के अंतराल पर तोड़ाई किया जाता है, जब फल शुरू हो जाता है तैयार होना। तो इसलिए किसान भाइयों को इसमें ध्यान देना है कि आपका जो भी कीटनाशी है उसका प्रयोग आप पौधे का जब बीज का रोपाई करते हैं, बीज डालते हैं, उसके 25 दिन का बाद से आप कोई भी, जैसे आपका फ्यूराडन है या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड करके आता है, तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का 2 ग्राम मात्रा प्रति पौधा जड़ के सामने डालें जब पौधा 25 दिन का हो जाए, और उसके 10 दिन के अंतर पर 3 बार ऐसा करें, तो आपका बाद में जो फल और फल छेदक कीड़ा का प्रकोप होता है वो नहीं होगा, और इससे आपका विषैलापन जो टॉक्सिसिटी होता है वो कम हो जाएगा, और इसमें खाने का प्रयोग में भी कोई बाधा नहीं होगा। आप 2 दिन के अंतर पर तोड़ के खा सकते हैं, बेच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपने बताया कि कीट प्रबंधन रोकथाम के लिए, अगर मान लीजिए कि किसान को पता चल जाता है शुरुआती में ही 1-2 कीट लगे हैं, तो इसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, 1-2 कीट लगा है तो उसको जैसे आपका है तो हाथ से तोड़ के उसको मार दीजिए कीड़ा को। चूँकि 1-2 कीड़ा लगा है तो उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें तुरंत दे। इसके लिए आपको नीम आधारित बहुत सारे कीटनाशी है, या आपका नीम का बीज है, उसको चूर करके आप उसका कपड़ा से छान के छिड़काव कर सकते हैं। या बहुत सारे नीम प्रोडक्ट है, जैसे आपका नीमटा है, मल्टीप्लेक निमोलिन प्लस है, इसका 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर दीजिए। इससे विषैलापन नहीं आता है पौधा में। और उसके बाद आप ज़्यादा हो जाता है, तब नहीं कंट्रोल होता है, तब रासायनिक दवा जो बताए उसका छिड़काव कीजिए।
डालें। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई संकोच करते हैं रासायनिक दवा का प्रयोग करने के लिए, तो इसके लिए भी आप बताएं कि रासायनिक दवा के अलावा वो किस तरह से अपने पौधों का देखभाल कर सके। जो जहाँ भी नज़र आए यदि कि आपका पत्ता में या पत्ता के नीचे बहुत सारे कीड़े का अंडा रहते हैं, यदि आप फील्ड में उसका ठीक से ध्यान से देखेंगे तो छोटा छोटे अंडे रहते हैं, और उस अंडे यदि मिले तो उसको तोड़ के उसको जला दें या मिट्टी में गाड़ दें। दूसरा, आप कोई भी नीम आधारित कीटनाशी है, इसमें कोई विषैलापन नहीं फैलता है, या नीम का पत्ती हो गया या करंज का तेल हो गया, नीम का तेल हो गया, इसका 2 ml 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आपका जब पौधा 25 दिन का हो जाए तब छिड़काव कर दें। इससे क्या है, जो आपका तितली है उस गंध से वो भागेगी, मतलब एंटी रिपेलेंट का काम करता है, जिसके चलते वो अंडा देने नहीं आएगी फसल में। जब अंडा फसल में देगा नहीं तो आपका कीट लगेगा नहीं। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गर्मा सब्जियों में कीट प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, हम भी चाहते हैं कि आप खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की चीज़ें करके खूब सारा धन कमाएं, लाभ कमाएं, आपका विकास हो, खेती बाड़ी का विकास हो, लेकिन अब हमें वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आज इतनी ही बात करनी होगी, हमें लेना पड़ेगा आप लोगों से विदा, है ना। लेकिन चलते चलते आपसे चाहेंगे कि आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, और परतु ख़त लिखने के लिए हमारा पता जानना जरूरी है। और हम लोग का पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो भाई हाँ, अब चलना चाहिए मास्टर जी, बहुत लेट हो गया है। क्या लेट हो गया भाई? हाँ, वो क्या बोलते हैं, दादा मुर्गी वाला अच्छा। ना तो... देखिए भाई, हम भी चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी बातें करते रहें, लेकिन सचमुच में वक्त एक सीमित होता है, और उस सीमित वक्त में हम आपको बहुत सारी जानकारियां देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। इन तमाम शुभेच्छाओं के साथ आपसे अनुमति लेते हैं। जोहार।